गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में वीडियो में हमने देखा था, क्रेब्स चक्र के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ रहे हैं पूरा जो बॉटनी में भी आपके प्लांट में रेस्पिरेशन आता है, उसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर में आपके जोलॉजी के अंदर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वहाँ से लगा करके हमें सारी चीज़ें देखनी है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इसको एटीएस भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्या चीज़ होती है? तो क्रेब्स चक्र ने देखा, ठीक है ना, उसमें ग्लूकोज का क्या हो गया, पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो गया। और जो एनर्जी रिलीज होती है ना, क्या होती है वो एनर्जी रिलीज होती है। किस रूप में होती है एनर्जी रिलीज? एटीपी के रूप में होती है। किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। एटीपी क्या है? ऊर्जा की करेंसी है, ठीक है ना। ऊर्जा की क्या है? करेंसी, जो कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर यूज में ली जाती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो परिवहन तंत्र है, जो ईटीएस है, उसके द्वारा ये NADH2 FADH2, ठीक है ना, उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और उसके बाद में ये एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। तो क्रेब चक्र में जो एनर्जी मुक्त हुई है वो किसके थ्रू होती है? ईटीएस के थ्रू होती है। ये एटीपी बनती कहाँ पर है? तो ईटीएस से बनती है। तो इतना ध्यान रखना है, ईटीएस का काम क्या है? ये एटीपी को रिलीज करने का काम करता है। एटीपी बनाने का काम किसका है? ईटीएस का, ठीक है ना। किसका है? ईटीएस का। और ये कहाँ होता है? ठीक है। तो ईटीएस जो होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली, उस पर इलेक्ट्रॉन वाहक अणु होते हैं। इलेक्ट्रॉन वाहक अणु मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। वो यहाँ पर कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम काम कहाँ कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कर रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ले जाने के लिए क्या होते हैं? कैरियर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वाहक होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। ये वेक्टर्स जो ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं और रिडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीकरण भी करते हैं और अपचयन भी करते हैं। और ऑक्सीकरण और अपचयन को हमने एक वर्ड में लिखा था, इसी को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपापचय, उपापचय में अपचय भी होता है और उपचय भी होता है। एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है। इसी को हम ऑक्सीकरण और अपचयन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ईटीएस से होकर के जाता है, जब इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होके जाएगा? ईटीएस से होकर के जाता है, परिवहित होता है। तो प्रत्येक पद में ऊर्जा मुक्त होती है। हर स्टेप के अंदर क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। कब? जब इलेक्ट्रॉन किसके अंदर से होके जाएगा? ईटीएस में। ईटीएस कहाँ पर है? मैंने बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसका परिवहन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और वहाँ पे एनर्जी क्यों मुक्त होती है? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं, और उनमें ऊर्जा के अंतर के कारण एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। ये भी हम चीज़ें देखेंगे कि ऊर्जा का अंतर किस प्रकार से पैदा होता है, क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति कर रहे हैं। कौन किसके साथ कर रहे हैं? वाहक के साथ कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या ईटीएस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक निश्चित श्रेणीबद्ध क्रम में, एक निश्चित, एक बिल्कुल डेफिनेट एक सीरियल के अंदर, ठीक है ना, एक वाहक से लगा करके, एक कैरियर से लगा करके दूसरे कैरियर को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक ईटीएस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं? बिल्कुल सीरियल वाइज जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल डेफिनेट एक उसका सीरियल है, उसके अंदर ये जाते हैं। और ये जो स्थानांतरण होता है, ये जो ट्रांसफ़र होता है, ये जो भी वाहक होते हैं, कैरियर्स होते हैं, उसमें कहाँ से कहाँ होगा? जो हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, वहाँ से लोअर एनर्जी लेवल पे होगा। उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन? कहाँ जाएंगे? निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं, ठीक है। और इस क्रिया में, इस एक्शन में जो ईटीएस की क्रिया होती है जिसमें एटीपी बनती है, उसमें भाग लेने वाले जो भी एंजाइम होते हैं, सबके सब एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एटीएस का काम क्या है? क्लियर हो गया, एटीपी का फॉर्मेशन करना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये ईटीएस के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर क्या करते हैं? ले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? पंपिंग भी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की पंपिंग होती है। ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन के वाहक हैं जो ले जाने वाले,
वो कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन वाहक की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन वाहक कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन वाहक जो होते हैं आपके, जैसे FMN है, ठीक है ना, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है इसका पूरा नाम। ये क्या है? ये भी FAD की तरह एक फ्लेवो प्रोटीन है, ये भी, ठीक है ना, फ्लेवो प्रोटीन है, ठीक है ना, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। दूसरा है साइटोक्रोम्स। अब साइटोक्रोम्स जो होते हैं इसका पूरा ग्रुप होता है जिसमें आयरन युक्त प्रोटीन है, ये भी क्या है, आयरन युक्त प्रोटीन होता है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है। तो ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों इसमें बारी बारी से होता है। ऑक्सीकरण होगा तो तुरंत अपचयन हो गया, अपचयन के बाद तुरंत ऑक्सीकरण होगा, ठीक है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया की तरह यहाँ पे बारी बारी से एकांतरित क्रम में ये चीज़ें होती हैं। और ATS के अंदर कौन कौन से साइटोक्रोम होते हैं? साइटोक्रोम B होता है, साइटोक्रोम C होता है, साइटोक्रोम C1 होता है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये सारे साइटोक्रोम्स होते हैं, ठीक है। तो पहला कैरियर हो गया, दूसरा भी कैरियर हो गया, तीसरा जो कैरियर है वो है FES। FES को कहते हैं, Fe मतलब आयरन, S मतलब सल्फर, तो आयरन सल्फर ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सल्फर के साथ में, सल्फर के एक मॉलिक्यूल के साथ आयरन के या तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं या 4 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो सल्फर के एक मॉलिक्यूल के साथ में, सॉरी, आयरन के 2 एटम जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? 2 या 4 एटम जुड़ते हैं, परमाणु जुड़ते हैं, ठीक है। और एक प्रोटीन में क्या करेंगे, ये आयरन और सल्फर का ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेंटर के रूप में काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केंद्र बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केंद्र बनाता है। नेक्स्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, वो है कॉपर, ठीक है ना। कॉपर का एटम है, ये क्या करता है, कॉपर ये जोड़ने का काम करता है। किसको? 2 प्रोटीन को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। कौन? कॉपर। उसके अलावा एक लास्ट है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन को कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये अप्रोटीनीय वाहक है। अप्रोटीनीय वाहक मतलब जो प्रोटीन वाले भाग को कैरी नहीं करता है, ठीक है ना। ए प्रोटीन कैरियर है ये, ठीक है ना, जो क्या करता है, फॉस्फोलिपिड के स्तर में मोबाइल का कार्य करता है, यानी लिपिड वाला जो स्तर है, फॉस्फोलिपिड का जो लेयर है, उसमें क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें मोबाइल की तरह कार्य करता है। इसके आगे ये तो हो गए 5 वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर हो गए? FMN हो गया, साइटोक्रोम हो गया, आयरन सल्फर ग्रुप हो गया, कॉपर एटम हो गया और यूबिक्विनोन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप बात करते हैं फॉस्फोलिपिड जो है, ठीक है ना, उसमें मोबाइल का काम कौन कर रहा था? यूबिक्विनोन कर रहा था। अब जो मेन चीज़ हम पढ़ेंगे ATS की, ठीक है। ATS में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न वाहकों के द्वारा, कैरियर्स के द्वारा कहाँ पहुँचेंगे? साइटोक्रोम में पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? साइटोक्रोम में पहुँचेंगे। साइटोक्रोम मैंने बताया अभी A B C, ठीक है ना, C1 A1, है ना, अलग अलग प्रकार की क्या है, साइटोक्रोम है। और यहाँ पर क्या होता है, साइटोक्रोम में जब पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर एक ATP सिंथेटेज होता है, एंजाइम, और उस ATP सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा जो ADP होता है उसका और अकार्बनिक फॉस्फेट दोनों से ATP का निर्माण करने में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए ATS में? फैक्टर्स के द्वारा आए, बहुत सारे कैरियर्स के द्वारा। कहाँ है? साइटोक्रोम में आए। यहाँ पर क्या है? ATP सिंथेटेज है, जिसके द्वारा क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ADP और कार्बनिक फॉस्फेट से ATP के निर्माण में मदद कर रहे हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन मदद कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मदद कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया में जो भी ATP अणुओं की संख्या बनती है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वहाँ से, यानी जो इलेक्ट्रॉन के डोनर है, ठीक है ना, उनके नेचर पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये मेन चीज़ है यहाँ पर, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एक NADH प्लस H प्लस, जिसको NADH2 भी कहते हैं, एक NADH2 से 3 ATP, याद रख लीजिएगा, कितने ATP? 3 ATP, और एक FADH2 से 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। क्लियर? एक NADH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP, ठीक है। NADH2 जो होता है ना, ये बहुत ही अच्छी ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, और FADH2 जो होता है वो कम ऊर्जा स्तर में, लोअर एनर्जी लेवल में प्रवेश करता है। इससे कम ATP बनते हैं इससे, और इससे क्या बनेंगे? ज़्यादा ATP बनते हैं। अब ऑक्सीजन की बात करें, अब जो इसका सार है यहाँ पर बता दें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और ATP का निर्माण होता है, और साथ में कौन सा जल भी बनता है? क्या बनता है? जल भी बनता है। तो इसमें जो लास्ट जो हाइड्रोजन होते हैं उसको ग्रहण कौन करेगा? ऑक्सीजन ग्रहण करती है। तो ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होती है? ऑक्सीजन होती है। कौन होती है?
ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ईटीएस के अंदर, और फॉस्फोरिलीकरण की ये क्रिया ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस में हो, उपस्थिति में हो, जिसको कहते हैं ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन किसको कहेंगे? जब फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। और फॉस्फोरिलीकरण में क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है। क्या बन रहे हैं? एटीपी बन रहा है, यानी NADH2 से 3 एटीपी और FADH2 से 2 एटीपी बन रहे हैं। कितने एटीपी बन रहे हैं? 2 एटीपी। अब आगे बात करते हैं कि ETS जो होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इसमें एटीपी का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, और ये किसके द्वारा हो रहा है? बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हैं, ठीक है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? पंपिंग की जाती है। बहुत सारे केमिकल एक्शन से क्या होता है? पंपिंग प्रोसेस होती है, और पंपिंग प्रोसेस से संबंधित एटीपी का उत्पादन ETS में होता है, और इसी को कहते हैं केमी ऑस्मोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमी ऑस्मोसिस। ठीक है, और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो हमने देखा अभी, ठीक है ना, उसका जो मॉडर्न थ्योरी दी है, जो आधुनिक सिद्धांत दिया है, ये दिया है पीटर मिशेल ने। किसने दिया? पीटर मिशेल ने 1961 में दिया था, और इसको केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी किसने दी? पीटर मिशेल ने दी। ठीक है ना, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का क्या है? आधुनिक सिद्धांत है। ठीक है, इसको हिंदी में रसायन परासरणी सिद्धांत भी कहा जाता है, और ये सिद्धांत क्या कर रहा है? किसके निर्माण की बात कर रहा है? एटीपी के निर्माण की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ETS से रिलेटेड जो आपकी थ्योरी है वो है आपकी पीटर मिशेल की केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से केमी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। केमी ऑस्मोसिस मैंने अभी बताया कि केमी ऑस्मोसिस जो होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होती है? पंपिंग प्रोसेस होती है। बहुत सारी केमिकल एक्शन में पंपिंग प्रोसेस होती है, यानी ETS में क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है। किसके द्वारा? पंपिंग के द्वारा। कैसे हो रहा है ये? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो NADH2 होता है ना, उससे ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, एटीपी के अंदर है, एटीपी के रूप में उसमें एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी अभी मुक्त हुई नहीं है एटीपी के रूप में। तो उससे जो ऊर्जा होगी वो ETS में जाती है, और ETS से होकर के वो कहाँ जाएगी? तो जो NADH2 होता है, ठीक है ना, NADH2 होते हैं, यहाँ से ये कहाँ जाएगी? ठीक है ना, तो यहाँ से ये जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाते हैं ये? एनर्जी कहाँ जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। ठीक है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ जाती है? उसकी इनर मेम्ब्रेन में जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएगी। ठीक है, और वहाँ पर जा करके NADH2 से H+ आयन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, और ये उसकी बाहरी झिल्ली, जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली है और जो इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली है, उसके बीच में जो गैप है, वहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो दोनों झिल्लियों के बीच में जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ गई, तो झिल्ली के बाहर और झिल्ली के अंदर दोनों का जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है ना, उसके कारण हाइड्रोजन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टर जो हैं, जो वाहक हैं ले जाने वाले, उसके द्वारा ये मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगे? उसके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में इसको पंप किया जाता है। क्या करते हैं? इसको पंप किया जाता है। किसके कारण? पोटेंशियल विभव या ऊर्जा के अंतर के कारण। ठीक है, और इससे क्या बनती है? एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या कहा है? केमी ऑस्मोसिस। और केमी ऑस्मोसिस की जो मॉडर्न थ्योरी किसने दी थी? पीटर मिशेल ने, जिसको रसायन परासरणी सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसमें क्या बनते हैं? एटीपी का निर्माण होता है। अब इसके अलावा दो चीज़ें मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी आपको क्रेब्स चक्र में, कि जो दो शटल होता है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो NADH2 बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है ना, पर ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दो अलग अलग शटल होते हैं, उन शटल के थ्रू जाता है। एक होता है मैलेट शटल, होते हैं दोनों, है ना, तो इसको मैलेट शटल या ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल भी कहते हैं। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल या मैलेट शटल, ठीक है ना। और ये शटल कहाँ पाया जाता है? आपके लीवर में होता है, किडनी में होता है ना, हार्ट की जो सेल्स हैं उसमें भी ये मैलेट शटल होता है। ठीक है, तो जहाँ पे उपापचय ज़्यादा होता है वहाँ पे ये शटल होता है, और उसमें एक NADH2 से, ठीक है ना, एक NADH2 से क्या बनेगा? 3 ATP बनते हैं। ठीक है ना, कितने ATP बनते हैं? 3 ATP बनते हैं। कौन से शटल से? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से। ठीक है ना, जिसको मैलेट शटल भी कहा जाता है, जिसको मैलेट शटल भी कहते हैं। और दूसरा जो शटल होता है इसको मैलेट शटल जो होता है उससे तो 3 ATP बन रहे हैं, और ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो शटल है उससे NADH से कितने अणु बनेंगे? 2 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। ठीक है ना, तो दो अलग अलग शटल होते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल और मैलेट शटल। ठीक है, मैलेट शटल से क्या बनेगा? आपके 3 ATP बनती है।
ठीक है ना। और जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है उससे 2 एटीपी बनते हैं। और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपकी जो कंकाली पेशियाँ होती हैं जो आपकी, ठीक है ना, उसमें है, न्यूरॉन है, ठीक है ना, वहाँ पर ये पाया जाता है। तो वहाँ पर ये 2 एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू।